हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम ट्रेसपास टू द पर्सन यानी शरीर के प्रति अतिचार से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक टॉट में दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर आपके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमला, दूसरा है प्रहार और तीसरा है मिथ्या कारावास यानी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो आज की वीडियो में इनको केस लॉ के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टॉर्ट के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में टॉर्ट के नोट्स आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 99 रुपीज़ में आप टॉर्ट के नोट्स ले सकते हैं जो PDF फॉर्म में है, और उनको आप प्रिंट करा सकते हैं। जो नोट्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। इजी लैंग्वेज में आपको टॉर्ट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जो, अगर मैं बात करूं अतिचार की, व्यक्ति के संबंध में अगर अतिचार की बात करें तो व्यक्ति क्या, जैसे कि ज़मीन के संबंध में अतिचार एक अलग चीज़ हो गई। कोई आपकी ज़मीन में ज़बरदस्ती घुसा तो वो हो गया अतिचार, ट्रेसपास, आपके अधिकार का उसने उल्लंघन किया। लेकिन क्या कोई आपके बॉडी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ भी क्या कोई अतिचार हो सकता है? तो इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी आती हैं जिनको ट्रेसपास टू द पर्सन के संबंध में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है। एक अतिचार हो गया आपका भूमि से, ज़मीन से संबंधित, जो अलग से टॉपिक है। और एक अतिचार हो गया आपका शरीर से संबंधित, बॉडी से संबंधित अतिचार, जिसमें आपके शरीर के खिलाफ अतिचार में ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे और इन्हीं को हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बिना देरी किए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमले को। हमला यानी कि असॉल्ट, इंग्लिश में बोला जाता है असॉल्ट। तो हमला होता क्या है? अगर किसी, इसके मीनिंग की मैं बात करूं तो ये है किसी के शरीर पर गैर कानूनी ढंग से हाथ छोड़ना। सबसे सिंपल और एक लाइन का मीनिंग इसका यही है कि आप अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर, किसी के बॉडी पर गैर कानूनी ढंग से हाथ छोड़ते हो, यानी कि उसको एक तरीके से उसके साथ गलत करते हो, तो ये माना जाएगा आपका हमला। किसी को जानबूझकर आप शारीरिक चोट पहुंचा रहे हो या उसकी कोशिश कर रहे हो तो वो है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जाननी ज़रूरी है कि क्या केवल धमकी देना हमला होता है? आपने किसी को धमकी दी तो क्या वो भी हमले की कैटेगरी में आएगा? नहीं, धमकी को हमले की कैटेगरी में नहीं आता है ना। अब उदाहरण के तौर पे चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी व्यक्ति की तरफ आप बंदूक से निशाना लगाते हो, बंदूक जो है वो बिल्कुल भरी हुई है, लेकिन यदि जिस पर आपने, वो तो हो गया हमला क्योंकि आपने भरी हुई बंदूक से निशाना लगाया और सामने वाला बिल्कुल जो है वो आपसे डर गया कि अब ये मुझको शूट करेगा, तो वो हो गया हमला। लेकिन यदि जिस पर आपने निशाना लगाया है वो जानता है कि बंदूक में तो गोली ही नहीं है, वो तो खाली है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा, तो उसको हमला नहीं माना जाएगा। यानी जब आप सामने वाले के मन में ये आशंका बैठा देते हो, ये डर पैदा कर देते हो कि अब मैं तुम पर हमला करने वाला हूँ, तुम पर प्रहार करने वाला हूँ, तो ये हो गया आपका हमला। अब यहाँ पर मान लीजिए, अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को लकड़ी दिखाते हो, लकड़ी मारने से पहले कि मैं तुम्हें ये फेंक कर मारूंगा, तो वो हो गया हमला, क्योंकि इसको देखकर सामने वाले के मन में एक डर पैदा हो जाएगा कि ये मुझको मार देगा। या मुक्का मारने से पहले आप किसी को मुक्का दिखाते हो, तो ये सब आपका हमले के अंदर आता है ना। एक ऐसी चीज जिसको दिखाने से मतलब सामने वाले के मन में ये डर हो जाए, डर लग जाए, बस सामने वाला डर जाए कि हाँ अब ये मुझको मारने वाला है, वो होता है आपका हमला। हमले के अगर टॉपिक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हमें इसको एग्जाम्पल से समझना है। परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा बिल्कुल सीधी सीधी परिभाषा है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हमने सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग समझा, यहाँ पर वही सारी बातें हैं कि वादी के मन में ऐसी आशंका पैदा करना। अब देखो, मैंने कहा था ना कि अगर डर पैदा हो जाए सामने वाले के मन में तो कहा जाएगा कि प्रतिवादी ने उस पर प्रहार किया है, यानी कि उस पर हमला किया है। प्रतिवादी मतलब प्रतिवादी उस पर प्रहार कर देगा, उस पर हमला कर देगा,
तो ये हो गया, बस सामने वाला डर जाए बस आपको, आपकी बात सुन के, तो उसको हमला कहोगे। आवश्यक तत्वों की अगर बात करें हमले की, मान लीजिए आपसे डेफिनेशन याद नहीं हो पा रही या आप उसका मीनिंग सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका होता है एग्जाम में क्वेश्चन लिखने का या आंसर लिखने का, तो वो होता है आपके मेन एलिमेंट्स। आप चाहें तो आवश्यक तत्व लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है तैयारी, यानी कि आपने कोई तैयारी की और सामने वाले को आपने उसके मन में डर बैठा दिया कि ये जो तैयारी हो रही है ये अब तुम्हें इससे चोट पहुंचेगी। फिर तुरंत आपने बल प्रयोग करने की आप स्थिति में आ गए। जैसे मैंने बताया कि मुक्का मारने से पहले आप उसे मुक्का दिखाते हैं, तो ये क्या हो गया कि आपने तैयारी कर ली उसे मुक्का मारने की, आपने उसे मुक्का दिखा भी दिया और आप बिल्कुल मुक्का मारने की स्थिति में हैं। लेकिन आपने जो बल प्रयोग किया है, आपने जो फोर्स का यूज़ किया है, वो आपने जानबूझकर किया है, इरादतन किया है। तो ये चारों मेन पॉइंट हैं आपके हमले के। हमले को आपको इसी तरीके से समझना है और बहुत ही सिंपली यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। बात कर लेते हैं केस लॉ की। केस लॉ की अगर बात करें तो देखिए, केस लॉ तो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं आपके, हमले में भी इम्पोर्टेंट केस मिलेंगे और प्रहार में भी। तो इस केस में क्या होता है कि प्रतिवादी जो था वो एक सिपाही था, उसने ड्रिल में एक तलवार घुमाई, है ना, तलवार हाथ में घुमाई और वादी से कहा, जो प्लेंटिफ था उससे कहा कि अगर ड्रिल का समय ना होता ना तो मैं तुम्हारी ये भाषा बर्दाश्त ना करता। इसे कोर्ट ने हमला नहीं माना, क्योंकि जो भाषा यूज़ की गई उससे किसी भी तरह का हिंसात्मक प्रयत्न दिखाई नहीं देता था। मतलब उसने जो भाषा यूज़ की थी उसकी उस बात से, उसकी उस भाषा से ये नहीं लग रहा था कि वो तुरंत उस पर हमला करेगा। उस समय वो बिजी था ड्रिल में और उस दौरान ही उसने उससे कहा कि मैं तुम्हारी भाषा बर्दाश्त ना करता अगर मेरे पास समय होता तो यहाँ पर इसको हमला नहीं माना गया। तो तुरंत जो सामने वाला है उसके मन में डर पैदा होना चाहिए कि आप उस पर हमला करोगे। बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट दूसरा जो पॉइंट है आपका, वो है प्रहार का। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। बैटरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल हमले की तरह से ही, और इसका मीनिंग है किसी के शरीर को उसकी इच्छा के खिलाफ चोट पहुंचाना। किसी के शरीर को उसकी इच्छा के खिलाफ चोट पहुंचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर भी आप बल का प्रयोग करते हो और दूसरों ये है वो भी आप उसकी इच्छा के विरुद्ध करते हो और गैर कानूनी ढंग से करते हो। अब यहाँ पे ये तो हो गया इसका मीनिंग। मीनिंग के अलावा अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा में बिना विधिक औचित्य के किसी के शरीर पर जानबूझकर बल का प्रयोग, मतलब आपका कोई विधिक औचित्य नहीं है, मतलब विधिक औचित्य नहीं है मतलब आपका कोई लीगल जस्टिफिकेशन या लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, है ना। यहाँ पर लॉफुल जस्टिफिकेशन का मतलब है कि मान लो आप डूबते हुए किसी आदमी को बचाने के लिए अगर बल का प्रयोग करते हो, उसे धक्का देते हो या उसको बचाने के लिए आपने ऐसा किया है, तो उसको आप प्रहार नहीं मानोगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कई दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा है, अब वो भूख हड़ताल पे बैठा है, उसकी जान जो है बिल्कुल जोखिम में है, वो कुछ खा पी नहीं रहा है, आप अगर ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाते हो, बलपूर्वक उसके साथ ज़बरदस्ती करते हो, उस पर फोर्स का यूज़ करते हो, तो आपने तो ऐसा उसकी जान बचाने के लिए किया ना, तो इसे थोड़ी ना आप अनलॉफुल जस्टिफिकेशन कहोगे। वो तो लॉफुल जस्टिफिकेशन हो गया, वो तो कानूनी औचित्य हो गया। आपने उसकी जान बचाने के लिए उस पर बल का प्रयोग किया है जिससे वो खाना खा ले और उसकी जान बच जाए, तो उसको माना जाएगा यहाँ पर विधिक औचित्य। लेकिन बिना विधिक औचित्य के अगर आप ऐसा करते हो तो वो हो जाएगा आपका प्रहार। तो इसमें तीन चीज़ें हो गई, एक तो हो गया आपके बल का प्रयोग किया आपने, दूसरा आपने बिना कानूनी औचित्य के ऐसा किया, और तीसरा हो गया आपका आशय, इंटेंशन। इंटेंशनली आपने दूसरे पर ऐसा किया है, आपने जानबूझकर ऐसा किया है ना। और डैमेज या नुकसान तो होता ही है। जैसे अगर आपने किसी को धक्का दिया तो धक्का देने पर ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को चोट ही पहुँचे, बस आपने धक्का दे दिया तो धक्का देने से ही प्रहार माना जाएगा, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को धक्का देने में बल का प्रयोग किया है, वो भी बिना कानूनी औचित्य के, और साथ ही आपका आशय भी था। तो सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं, तो ये है आपका प्रहार। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। बात कर लेते हैं केस लॉ की। कोल वर्सेस डर्नर सबसे इम्पोर्टेंट केस, और न्यायाधीश होल्ट थे न्यायाधीश। इन्होंने कहा है कि क्रोध में किसी व्यक्ति के शरीर को छू लेने से भी प्रहार हो जाता है। देखो मैंने अभी बताया था ना कि आपने किसी को अगर धक्का दे दिया तो केवल आपने उसको टच ही तो किया धक्का देने में, और फोर्स का आपने यूज़ किया,
तो वो प्रहार हो गया। यही बात इन्होंने इस केस में कही है। अगर कोई शारीरिक नुकसान पहुंच जाता है, मान लीजिए ऐसे ही किसी के शरीर को छू लेने से, तो और भी ज़्यादा गंभीर वाली स्थिति हो जाती है। तो ये था केस लॉ। अब बात कर लेते हैं मिथ्या कारावास की। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका इसमें? मिथ्या कारावास। इसे बोलते हैं इंग्लिश में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। आपने किसी को बंद करके रखा आपने किसी को, और एक जगह आपने बंद करके रख लिया, तो उसे बोलेंगे मिथ्या कारावास। अब बंद करके रखा, यूँ तो लोग जेल में भी कैदियों को बंद करके रखते हैं, तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट थोड़ी ना होगा, वो तो आप लीगली रख रहे हो किसी को जेल में। तो आप जब टोटली किसी को एक जगह पे बंद कर देते हो, जैसे अगर आपको ध्यान हो, यही टॉपिक हमने कुछ इससे मिलता जुलता आईपीसी में पढ़ा था। सदोष अवरोध 339 और 340 और सदोष परिरोध, वहाँ भी तो बिल्कुल इसी तरीके की बात हुई है, सदोष अवरोध सदोष परिरोध की। तो मिथ्या कारावास में क्या होता है, आप बिना किसी कानूनी औचित्य के, बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के किसी को गिरफ्तार कर लो, उसको बंद करके रखो, टोटली उसको बंद कर दो, उसको किसी भी दिशा में ना जाने दो, है ना। लेकिन जेल में जो कैदी को रखा जाता है वो लॉफुल जस्टिफिकेशन होता है, ये ध्यान रखना है उसमें, और उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कहेंगे। वो वाला जो कारावास है वो बिल्कुल सही है। सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो किसी की शारीरिक स्वतंत्रता पर इसका मतलब होता है अवरोध लगाना, है ना। और अवरोध लगाना मतलब किसी को सिंपल वर्ड्स में उसकी लिबर्टी से पूरी तरह से रुकावट डालना, वो भी बिना कानूनी औचित्य के। तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और यहाँ पर केस है आपका बर्ड वर्सेस जॉन्स। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति, दो पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को जाने से रोक दिया और कहा कि उस डायरेक्शन में कुछ काम चल रहा है, तुम वहाँ पर मत जाना। उसने केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भैया इसको हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कहेंगे, ये मिथ्या कारावास नहीं है, क्योंकि उसे केवल एक डायरेक्शन में ही तो जाने से मना किया था, बाकी तो वो चारों तरफ कहीं भी जा सकता था। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, आपको टोटली रोक दिया जाता है, टोटली बंद कर दिया, तो इसलिए इसको मिथ्या कारावास नहीं माना था। और यहाँ पर जो डिफेंडेंट थे, जो प्रतिवादी था, उनको दोषी नहीं ठहराया था, ठीक है ना। तो पूरा अवरोध अगर कोई आप पर लगाता है, भले ही थोड़े ही समय के लिए लगाए, तो वो मिथ्या कारावास, और अगर केवल एक डायरेक्शन में जाने से मना किया है तो उसको मिथ्या कारावास नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हमने डिस्कस किए हैं। इसमें आपका बर्ड वर्सेस जॉन्स का केस इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कोल वर्सेस टर्नर, और यहाँ पे आएगी आपका ट्यूबरविले का केस। तो तीनों ही केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।